नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त भी हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ व्यस्त भी हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों। परीक्षा की तिथि कन्फर्म है, आप जानते ही हैं कि आपके टीजीटी की जो परीक्षा तिथि गई है वो 18 और 19 दिसंबर गई है और जो पीजीटी की गई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, इसकी परीक्षा तिथि आप भी जानते हैं 15 और 16 अक्टूबर है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ज़्यादा ईमानदारी, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा शिद्दत के साथ तैयारी करनी होगी मित्रों। तो इससे होगा क्या कि थोड़ा सा लक्ष्य आसान लगने लगेगा जब हम लोग उसी ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर देंगे जिस ट्रैक से हमें सफलता प्राप्त होनी है। तो मंजिल थोड़ी सी आसान लगने लगेगी। इसी मंजिल को आसान करने के लिए हम सब अब फिर से अपना पूरा अभ्यास करने वाले हैं पूरे चैप्टर्स का। हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जैसे आज संडे का दिन है और रविवार है, 21 सितंबर है। अच्छे से समझेंगे, देखेंगे तो लगभग 15 से 20 दिनों में कंप्लीट आपका सिलेबस जो है वो हो जाने वाला है। तो ईमानदारी से लगिएगा मित्रों, हल्के मत लीजिएगा, कोई भी क्लास हल्के मत लीजिएगा, ईमानदारी से लगिएगा। निश्चित रूप से आप अपना सपना साकार करेंगे, ऐसी कामना के साथ आइए क्लास पे चलते हैं। जैसे आप जानते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी क्वेश्चंस बनते हैं। आपके यहाँ आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन अब आप भी जानते हैं कि जब पहला क्लास होगा तो उसमें भारत के प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा आएगा। जैसे हिस्ट्री में हेरोडोटस आते हैं, हिस्टोरी का पुस्तक लिख देते हैं, इतिहास के जनक माने जाते हैं। ऐसे जब पुरातात्विक जो है साक्ष्य लेगा तो उसमें अभिलेख भी आएंगे। अभिलेख से भी आपको पता चलता है, स्मारक और भवनों से भी पता चलता है, उसके साथ सिक्का है, मोहर है, मूर्ति है, चित्रकारिता है, इन सभी से आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देख पाते हैं। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पहला चैप्टर होगा और इसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जो आपके कला में बन सकते हैं क्वेश्चंस, उनको समझते हुए चलेंगे। आइए क्लास पे चला जाए। जैसे आपसे कह रहा भारतीय चित्रकला को उद्गम हुआ मित्रों, तो उद्गम प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है, वही प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं मित्रों। आगे दिया गया पॉइंट्स कि आदिम मानव की कला जो है कैसी रही, तो वो प्रागैतिहासिक युग से ही संबंधित रही, इसलिए आप कहना आदिम मानव या आदि मानव का संबंध प्रागैतिहासिक युग से रहा है। प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र जो है वो छेपांकन पद्धति, किसमें स्टेंसिल्स पद्धति में बने हुए हैं, जबकि प्रागैतिहासिक चित्रों से उस समय के तत्कालीन जनजातीय और संस्कृति का भी पता चल जाता है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों से ये ज़रूर पता चलता है कि उस टाइम की जनजाति कैसी रही है और उस टाइम संस्कृति कैसी थी। आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कहा जाता है प्रागैतिहासिक शैलखंड चित्रों पर, प्रागैतिहासिक शैलखंड चित्रों पर विद्वानों पर 5 प्रकार की शैलियों की खोज हो जाती है। इन शैलखंड चित्रों में आप 5 टाइप की जो शैलियाँ खोजेंगे, उसमें पूरक शैली होगी, अर्धपूरक शैली होगी, रेखा शैली होगी, अलंकृत शैली होगी और छेपांकन शैली होगी। तो इन 5 टाइप की शैलियाँ उस 5 जो है प्रागैतिहासिक काल के शैलखंडों पर मिल जाती हैं, विद्वान खोजते हैं। आगे कहा जाता है कनाडाई पुरातत्वविद और लेखक डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड 1851 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे हो सकता है पूछे प्रागैतिहासिक शब्द की यूज़ सबसे पहले किसने किया है, तो आप कहना डेनियल विल्सन ने किया। किस पुस्तक में किया, तो आर्कियोलॉजिकल एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में उन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास, ऐसा पुस्तक जो है किसने लिखा मित्रों, तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उसे आप पढ़ सकते हैं। ये तो प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। अब थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं, चित्रकला की परिभाषा। तो किसी धरातल पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई को अंकित करके किसी रूप का आभास करा देना ही क्या है, ड्राइंग है, यानी चित्रकला है। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति के आधार पर प्रागैतिहासिक मानव का उद्भव जो पूछा जाता है मित्रों, तो आप जानते हैं जीव के विकास को 4 भागों में बांटा गया है।
अब यहाँ 4 भाग आ गए मित्रों। इन 4 भागों में से एजोइक युग, इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठीय जीव आया। फिर पेलोजोइक युग आया, इस युग में जो है अकशेरुकी रूप से विकसित हुआ। फिर मेसोजोइक युग होता है, इस युग में कशेरुकी यानी सरीसृप जीवों का विकास हुआ। फिर सेनोजोइक युग कर देते हैं, इसी युग में स्तनधारी जीवों का विकास हो जाता है। आगे कहा जाए मित्रों तो कहा जाता है मनुष्य की उत्पत्ति आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। कितनी पुरानी है? तो 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य पृथ्वी पर आया था। पूर्व पाषाण कालीन मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार का हथियार बनाया करते थे और उसका उपयोग दैनिक जीवन में वो किया करते थे। भारत में प्रस्तर युग के औजार की खोज सर्वप्रथम ब्रुशफुट ने मद्रास के समीप पल्लावरम, कहाँ पे? पल्लावरम नामक स्थान पे 1863 ईस्वी में किया था। तो प्रस्तर युग के औजार की खोज ब्रुशफुट ने खोजी। कहाँ पे खोजी? पल्लावरम में खोजी। पल्लावरम कहाँ पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। किस सन में खोजी? 1863 में खोजी, यानी 1963 में खोजी। और आगे बढ़े मित्रों तो कहा जाता है 1865 ईस्वी में HV वाइने ने हैदराबाद में गोदावरी के किनारे पैथॉन नामक स्थान से एक फॉसिल प्राप्त की थी। एक फॉसिल किसने प्राप्त की? HV वाइने ने प्राप्त की थी। कहाँ से? हैदराबाद से। तो ये चित्रकला की कुछ परिभाषाएं भी हैं जिसे पोलोजोइक, मेसोजोइक, एजोइक और सेनोजोइक में बांटा जाता है। अब थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल के विवरण के बारे में भी देख लें। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को अगर पढ़ना है मित्रों, अध्ययन करना है, तो अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग पूर्व पाषाण काल होता है, जिसे मेगालिथिक एज कहते हैं। यह 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का होता है। पूर्व पाषाण कालीन मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहा करता था मित्रों। पूर्व पाषाण का मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार के साथ साथ हथियार बनाया करता था। प्रस्तर युग के औजार जो है शोवा, नर्मदा और साबरमती नदी की घाटियों से भी मिले हैं। और शोवा, नर्मदा और साबरमती नदी के घाटियों के वहाँ भी आपको ऐसे औजार देखने को मिल गए हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। दक्षिण भारत वाला सबसे पुराना बताया जाता है। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत के चेन्नई के पास अंगोला चिंगलेपुत और उसके साथ कुडप्पा क्षेत्र में सीमित रहा है। जबकि पूर्व पाषाण काल के मानव को क्वार्टिजाइट मानव के रूप में भी बुलाया जाता था, यानी पुकारा जाता था। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या रहा मित्रों? तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है मानव ने सबसे पहले क्या बनाया? तो मानव ने कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाया। और क्वार्टिजाइट यंत्र यानी मद्रास के गंटूर जिले के अंगोला और कुडप्पा नामक स्थानों से आपके क्वार्टिजाइट यंत्र भी मिल जाते हैं। मानव सर्वप्रथम धरती पर प्लास्टोसेसिन यानी अत्यंत न्यूनतम युग के आरंभ में जो है अफ्रीका में आ जाता है। और पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से बने उपकरण सोहन नदी घाटी यानी वर्तमान में पाकिस्तान में आपको पूर्व पाषाण काल के गोल पत्थरों से बने उपकरण देखने को मिल जाते हैं। पूर्व पाषाण काल मानव जो है वो आखेटक और खाद्य संग्राहक रहा मित्रों। तो वो आखेट भी करता रहा और खाद्य पदार्थों को भी एकत्रित करते हुए आगे बढ़ता रहा। पूर्व पाषाण कालीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, क्या मातृ देवी की प्रतिमा बेलन नदी घाटी से मिली है और किस काल की है? तो ये पूर्व पाषाण काल की है। वही पूर्व पाषाण काल जिसे आप 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का मानते हैं। सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार पूर्व पाषाण काल से ही हुआ है मित्रों। और सर्वप्रथम पिथिकेन्सोपस और उसके साथ पिकेनेंसियस मानव ने अग्नि के प्रयोग का आविष्कार भी किया है। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव की अस्थियां 14 लाख वर्ष पहले की बताई जाती हैं। तो मानव की अस्तित्व जो है महाराष्ट्र के बोरी वाले स्थान से जब देखा जाता है तो 14 लाख वर्ष पुराना बताया जाता है। वैसे आप मनुष्य की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष के आसपास मानते हैं। हर टाइप का डाटा आता है, उसी अनुसार पढ़ना होता है। अब आगे बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल की बात होगी मित्रों, मेसोलिथिक एज की बात होगी। यहाँ 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का दृश्य मिलेगा। और पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है मित्रों। मध्य पाषाण काल का समय पुरातन प्रस्तर युग के बर्बर जीवन और नव प्रस्तर युग के समय में संधि काल वाला समय जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में मानव के औजार और अधिक सुडौल हैं और उसकी ज्यामितीय रूप भी बहुत अच्छी बताई जाती है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा 1867 के बिंद क्षेत्र में जो है मिल जाती है। और मध्य पाषाण काल के औजार जो है वो माइक्रोलिथिक यानी छोटे होते हैं, यानी छोटे औजारों का प्रयोग यहाँ स्टार्ट हो जाता है।
भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल जो है वो बागौर है। बागौर राजस्थान वाला होता है मित्रों। भीलवाड़ा जिले में काठौर नदी के तट पे जो है ये बागौर आपका मिलता है। ये मध्यपाषाण काल का एक बढ़िया नमूना बताया जाता है। मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल लांघनाथ जो गुजरात में है, वहाँ 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पे 14 मानवों का नरकंकाल मिला है? लांघनाज में मिला है। लांघनाज में मिला है। लांघनाज गुजरात के पुरातत्व स्थल के उत्खनन का कार्य एच.डी. संकालिया ने करवाया है मित्रों। तो एच.डी. संकालिया किसे खोजते हैं? लांघनाज को खोजते हैं, जो आपके गुजरात प्रांत में पाया जाता है। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है कि भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो जाता है। कब से मिलता है मित्रों? तो भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से मिलना स्टार्ट हो जाता है। और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बाघौर से प्राप्त होता है। मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष जो है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर और महादहा से प्राप्त होता है। तो महादहा और सरायनाहर से जो है अस्थिपंजर मिल जाते हैं मानव के। ये सब जो शब्दावलियां हैं, ये सब जो साक्ष्य मिले हैं, ये आपके मध्यपाषाण काल के होते हैं। अब आगे बढ़ें और उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल की बात करते हैं। तो उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 3,000 ईसा पूर्व का होता है। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन जो वस्ती है मित्रों वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूच प्रांत में प्राप्त होती है। नवपाषाण कालीन मानव घर्षित पालिशदार पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग किया करता था। और नवपाषाण कालीन हथियारों में सर्वाधिक प्रयोग जो है वो पत्थर की कुल्हाड़ी का हुआ है। किसका हुआ है? पत्थर की कुल्हाड़ी का हुआ है। आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है नवपाषाण काल में मानव सर्वप्रथम अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर देता है। यानी मानव अस्थायी रूप से रुकना स्टार्ट कर देता है, एक जगह बसना स्टार्ट कर देता है। और नवपाषाण युग प्राचीन वस्ती मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुई है। उत्तर भारतीय नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास मिले, जिसे गड्ढा घर कहा जाता है। बुर्ज होम और गुफलकार भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सब आपके नवपाषाण के एक बढ़िया नमूने बताए जाते हैं। पहिए का आविष्कार अगर पूछा जाए तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल की देन है। और बुज्रहोम में कब्रों में पालतू कुत्तों का जो शवदाह बनाया जाता है मित्रों, वो मालिक के साथ पालतू कुत्तों को भी दफन किया जाता है। ऐसा साक्ष्य बुर्जहोम में मिला है। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल से की है। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल से शुरू कर दी है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो बताई जाती है वो गेहूं और जौ बताई जाती है। जबकि इलाहाबाद का कुलवा डिहवा, जहां से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है मित्रों। आपसे पूछा जाएगा कोल डिहवा किसके लिए फेमस है? तो कोल डिहवा जो है इलाहाबाद के पास स्थित है और चावल का सबसे पुराना साक्ष्य यहीं से मिला है। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र जो है वो बेल्लारी रहा है मित्रों। और नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों में रहना आरंभ करता है। नवपाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया। और मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है चाक का आविष्कार हुआ, आप कहते हैं नवपाषाण काल की देन है। नवपाषाण काल एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र जो है कहाँ से मिला? तो वो नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त होता है। और उत्तर पाषाण काल मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है। तो उत्तर पाषाण कालीन मानव सबसे पहले जो है इसका प्रयोग करता है, चाहे उत्तर पाषाण का हो चाहे उसे नवपाषाण का हो, बात एक ही है। पालिश लगाने की कला का जो आरंभ होता है वो नवपाषाण काल में ही होता है। और नवपाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण की अगर बात करते हैं तो मिर्जापुर आएगा, सिंघलपुर आएगा और बेल्लारी आएगा। यहाँ से प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल के साक्ष्य। उत्तर पाषाण काल के मानव सारे भारतवर्ष में फैलाए गए और बेल्लारी उसका प्रधान केंद्र बना रहा। नवपाषाण कालीन नर्मदा नदी के दरियाई घोड़ा और अन्य पशुओं के अश्मीभूत हड्डियां भी यहीं से प्राप्त होती हैं। नवपाषाण युगीन मानव के यंत्र निर्माण करने के उद्योगशालाएं ये सब दक्षिण भारत में ही प्राप्त होते हैं। कुछ स्थानों पर हिंगराजी के टुकड़े, शील और पत्थर प्राप्त हुए हैं, जिन पर हिंगरोजी को पीसा जाता था मित्रों। तो हिंगरोजी को पीसा जाने के लिए पत्थर के टुकड़े भी मिले, सील भी मिले, ये सब भी देखने को मिला है। सिल बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, देहात वाले जानते होंगे सिल क्या होता है, लोढ़ा क्या होता है या पत्थर क्या होते हैं। पत्थर तो सब जानते होंगे, देखते हैं। ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास जो है वो नवपाषाण काल में ही हुआ है। तो ज्यामितीय या अमूर्त कला का जो विकास होता है, आगे बढ़ता है, तो ये अमूर्त कला आगे बढ़ती है नवपाषाण काल में।
अब थोड़ा सा बात हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख शोध के बारे में देख लेते हैं, उनके लेखक कौन कौन से रहे, शोध कैसे छपे और कैसे वो आगे बढ़े। जैसे भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों और चित्रों पर अनुशीलन करने वाले प्रमुख विद्वानों में एलन हार्टेग बॉन्ड्रिक आते हैं, स्टुअर्ट पिगॉट हैं, डीएच गार्डन हैं, प्रोफेसर जुनेर हैं, लियोनार्डो आदम हैं और श्री एफ.आर. अल्चिन का भी नाम आता है। उसके साथ श्रीमती आल्चिन का भी नाम आएगा, डब्ल्यू एंडरसन आएंगे, कॉकबर्न आएंगे, सी.ए. सिल्वारॉड आएंगे और पंचानन मित्र के साथ साथ मनोरंजन घोष का नाम भी प्रमुखता से आ जाता है। तो ये सब विद्वान रहे जो आलेख छापते रहे। प्रीहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात करते हैं 1950 में एक पुस्तक आती है स्टुअर्ट पिगॉट की, जिसमें उन्होंने प्रागैतिहासिक समय के प्रमाणिक सामग्री से भरपूर बताया है। और आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952, आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 के लेखक असित कुमार हालदर रहे हैं। तो ये पुस्तक पूछी जाती है, याद रखिएगा। प्रीहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात होती है 1923 नामक पुस्तक जो है वो पंचानन मित्र जी की है। और इंडियन पेंटिंग्स की बात करें तो 1929 की है, इसके लेखक जो है वो पर्सी ब्राउन बताए जाते हैं। जबकि प्रीहिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया की बात हो या फिर लियोनार्डो एडम द्वारा जो है 1940 में लिखी गई, 49-54 में क्रमशः प्रकाशित की गई है प्रीहिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। जबकि एच.ए. बॉन्ड्रिक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात करते हैं तो 1952 के आसपास 3 महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रों का अंकन किया था, जिसमें आपका सरोह घाट का घायल सुअर वाला और उसके साथ सुअर के आखेट का दृश्य दर्शाया, और होशंगाबाद का भैंसा भी उसी में दर्शाया और सिंघनपुर का आखेट भी उसी में दर्शाया। तो किसने दर्शाया मित्रों? ये एच.ए. बॉन्ड्रिक की पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स में ऐसा आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण शिला स्थल हैं जिनके जो है खोजकर्ता और खोज वर्ष की बात करते हैं, तो देख लो, एक साथ स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। 1880 मिर्जापुर क्षेत्र होता है, कार्लाइल इसे खोजते हैं। 1892 बेल्लारी क्षेत्र होता है, एफ फॉसेट खोजते हैं। 1907 की बात करें, बांदा इसका क्षेत्र होता है मित्रों, खोज करते हैं सी.ए. सिल्वारॉड। जबकि 1910 की बात करते हैं, सिंघनपुर क्षेत्र होता है और C.W. एंडरसन के द्वारा खोजा जाता है। 1922 की बात होती है मित्रों तो होशंगाबाद है, मनोरंजन घोष खोजते हैं। जबकि 1936 की बात कर रहे हैं, अगर 36 पूछा जाए तो पंचमढ़ी डीएच गार्डन लगाना। और मित्रों जब 32 दिया जाता है तब भी आप जानते हैं पंचमढ़ी के लिए किसको लगा देते हैं? जी.आर. हंटर को लगाते हैं। तो खोज का काम जी.आर. हंटर 1932 रहा है, जबकि प्रकाश में लाने का काम 1936 में डीएच गार्डन का रहा है। और 1958 की अगर बात करते हैं तो भीमबेटका की खोज की बात आती है। प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर V.S. वाकाड़कर, तो इन्होंने खोजा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप साथ ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा मित्रों, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। आगे बढ़ें, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात करते हैं मित्रों, तो दिया गया भारतीय प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों के प्रमुख केंद्रों में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इन सब जगहों पर आपके भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकार मिल जाते हैं, चित्र रचनाएं मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंचमढ़ी का नाम आएगा, पहाड़गढ़ का नाम आएगा, भीमबेटका का नाम आएगा, रायगढ़ का नाम आएगा। रायगढ़ तो अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। मंदसौर की बात आ गई, होशंगाबाद आएगा, आदमगढ़ आएगा, भोपाल आएगा, ग्वालियर आएगा, रायसेन आएगा। ये सब क्षेत्र जो है प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित है और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी हम लोग पढ़ें तो पंचमढ़ी अभी जस्ट हमने कहा कि पंचमढ़ी गुफाएं महादेव पर्वत श्रृंखला, पूछा जाएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी की खोज की बात आती है, जी.आर. हंटर साहब खोजते हैं, कब? 1932 में। प्रकाश में कौन लाता है? तो प्रकाश में आप जानते हैं डीएच गार्डन लाते हैं 1936 में। तो पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन साहब को जाता है और डीएच गार्डन इसे कब लाते हैं? 1936 में लाते हैं। पंचमढ़ी के चित्रों को स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष माना गया। तो किसके समकक्ष माना गया? स्पेन की एक गुफा है, स्पेन की गुफा का नाम अल्तामीरा है, अल्तामीरा के बराबर माना गया है पंचमढ़ी की गुफाओं को। आगे, पंचमढ़ी में कुल कितने? तो 50 गुफाएं अवस्थित है। कितनी गुफाएं हैं मित्रों? 50 गुफाएं अवस्थित हैं। पंचमढ़ी के चित्र जो है वो घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित बताए जाते हैं और पंचमढ़ी के प्रमुख चित्रों में आखेट के प्रस्थान करने की दृश्य को दर्शाया गया, यानी आखेट का प्रस्थान, शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा और वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, उसके साथ शस्त्रधारी सैनिकों को भी दर्शाने का काम पंचमढ़ी में किया गया। तो ये सारे दृश्य आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ोगे, कुछ दृश्य दिखाते हैं, जैसे नृत्य वादन वाला दृश्य है, ये पंचमढ़ी में मिलता है। पंचमढ़ी वही जम्बूद्वीप वाला, देखो नृत्य वादन है ये। दूसरा दृश्य दिखाते हैं, दूसरा दृश्य आपका शहद एकत्रित करते हुए, ऊपर देख रहे हैं ये सब मधुमक्खियां उड़ रही हैं, ये छत्ता है आपका, नीचे ऐसा पॉट लगाए हुए एक जो है मानव दर्शाया गया है जो शहद एकत्रित कर रहा है। तो ये भी दृश्य आपको पंचमढ़ी में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है सितार वादक तथा गदर्भमुख देवता का चित्र भी कहां से मिला है? तो सितार वादक और गदर्भमुख देवता का चित्र पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं यहाँ 50-50 गुफाएं हैं, इन 50 में से लश्करिया खोह से आपका गदर्भमुख देवता और सितार वादक का दृश्य मिला है।
सशस्त्र युद्धों का दृश्य जो है वो पंचमढ़ी में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो सशस्त्र युद्ध का दृश्य कहां से मिला? पंचमढ़ी से मिला है। सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्रण पंचमढ़ी में ही हुआ है। महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित इमली खोह से सांभर के आखेट का दृश्य मिलता है मित्रों, और पंचमढ़ी के भांडादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य भी दिखाई दे जाता है। आगे बात करते हैं महादेव बाजार। महादेव बाजार गुफा में मित्रों एक विशालकाय बकरी का चित्र मिला है, यानी बड़ी सी बकरी का चित्र कहाँ मिला? तो महादेव बाजार में देखने को मिलता है। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को पुतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को पंचमढ़ी वाले में पुतरी नाम दे दिया जाता है। और पंचमढ़ी के अन्य गुफाएं जहां पर चित्रशालाएं प्राप्त हुए हैं उसमें लश्करिया खोह आता है, नींबू भोज आता है और बनिया वेरी आता है। तो बनिया वेरी, नींबू भोज और लश्करिया खोह कहां पे आते हैं? ये पंचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं, जो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है और मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है। आगे बढ़े मित्रों, तो पंचमढ़ी के चित्र प्रायः 3 श्रेणियों में दिखाई देते हैं। पहले स्तर के चित्रों में तख्तीनुमा और डमरूनुमा मानवाकृतियों को बनाया गया है, जिसके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं द्वारा दर्शाया गया, जबकि दूसरे स्तर के चित्रों में केवल अहेरिया यानी शिकारी रूप में अभिव्यंजित करने का काम किया गया। और तीसरे स्तर के चित्र कुछ स्वाभाविक जान पड़ते हैं। इन स्तर के चित्र घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंधित बताए गए हैं। कांटेदार स्याही का चित्र जम्मू द्वीप से प्राप्त हुआ है मित्रों। कहां से मिला है? तो कांटेदार स्याही का चित्र जम्मू द्वीप से मिला है। नृत्य वादन करते हुए 2 मनुष्यों का चित्र जम्मू द्वीप गुफा से प्राप्त हुआ। तो नृत्य वादन का दृश्य कहां से मिला है? जम्मू द्वीप गुफा से मिला है। पंचमढ़ी क्षेत्र में एक उत्कृष्ट चित्र परिवार के मध्य तंतुवादन का प्राप्त हुआ है। परिवार के मध्य तंतुवादन का चित्र कहां से मिला? तो पंचमढ़ी क्षेत्र से मिला है। आगे बात करते हैं, तो पंचमढ़ी क्षेत्र से कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य भी मिले हैं। किनका? वानर क्रीड़ा का बढ़िया दृश्य कहां से मिला? पंचमढ़ी क्षेत्र से मिला है। बनिया बेरी क्षेत्र जो है वो पंचमढ़ी के सफेद पूरक शैली में बना एक चित्र मिल गया है, जिसमें वानर समूह के साथ साथ मधुमक्खी का छत्ता बनाया गया है। क्या बनाया गया? मधुमक्खी का छत्ता भी बनाया गया है। पंचमढ़ी क्षेत्र के मांटेरोजा से शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य का दृश्य चित्रित किया गया, जो पारिवारिक जीवन का चित्रण किया गया है मित्रों। अभी आपने देखा था पंचमढ़ी का शहद एकत्रित करने वाला चित्र, तो ये मोंटेरोजा से मिला है मित्रों। मोंटेरोजा से मिला है, जो पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनिया बेरी से मिला है। कहां से मिला मित्रों? तो स्वास्तिक पूजा का बढ़िया वाला चित्र जो है वो बनिया बेरी से मिला। बनिया बेरी भी पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और अश्वरूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्र कहां से मिला? तो बोरी गुफा से मिला है। बोरी गुफा भी पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आती है। तो अश्वारूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध कहां दर्शाया गया? तो आपके बोरी गुफा में दर्शाया गया, जो पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आता है। भारत में सबसे ज्यादा चित्र मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक चित्र पंचमढ़ी से ही मिले हैं, याद रखिएगा। और प्रागैतिहासिक पुस्तक द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स के लेखक कौन है? तो D.H. गार्डन साहब हैं, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स के लेखक। आगे बढ़े मित्रों, पहाड़गढ़ की बात करेंगे। पहाड़गढ़ ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिले में पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 100 वर्ष पूर्व के मध्य की गुफाएं और शिलाचित्र देखने को मिल जाते हैं। 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई हैं। यहाँ पर मानवाकृतियां घोड़े, हाथी पर सवार और तीरों के साथ साथ भाले और धनुषें से युक्त दर्शाए गए, यानी धनुष लिए हैं, तीर लिए हैं, भाला लिए हैं, हाथी पर बैठे हुए हैं और मानवाकृतियां घोड़ा भी यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर डीपीएस दाराकेश ने उच्च पुरापाषाणकालीन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की है। तो किसने खोजा है? डीपीएस दाराकेश ने खोजा है। स्थान कौन सा है? आप जानते हैं, स्थान आपका पहाड़गढ़ है, ग्वालियर के पास है। अगला नाम भीमबेटका का आएगा, बहुत प्रमुख है आपकी परीक्षा के लिए। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वाकाड़कर साहब ने खोजा है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हो जाती हैं। भीमबेटका होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन, क्या रेलवे लाइन से बरखेड़ा और उबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के मध्य बताई जाती है। मियाँ परशुपुर जो भीमपुरा नामक आदिवासी गांव है, उससे 2 किलोमीटर दूरी पर भीमबेटका भी आपकी बताई जाती है। भीमबेटका गुफाओं का समय 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का बताया जाता है। भीमबेटका का विस्तृत क्षेत्र जो है वो 10 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, यानी 10 किलोमीटर के एरिया में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वो आएगा।
और भीमबेटका पहाड़ी की जो लंबाई है मित्रों, आपसे पूछा जाएगा भीमबेटका क्या है तो आप कहते हैं पहाड़ी है। तो भीमबेटका पहाड़ी की लंबाई लगभग 600 प्राचीन गुफाएं मिल जाती हैं। इसमें से 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष भी मिल जाते हैं। और यहीं पर चित्रों के दो स्तर मिलते हैं, एक तो 8000 ईसा पूर्व से हैं और दूसरा 1500 ईसा पूर्व के हैं। तो 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के दृश्य आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। एक दृश्य हम दिखाते हैं, शिकार नृत्य। मित्रों ये शिकार नृत्य दृश्य आपका जो है भीमबेटका से मिला है, अच्छे से देख लो। ऊपर आपके ये क्या दर्शाए गए, शिकारी दर्शाए गए, नीचे एक बड़ा सा माहिश टाइप का दृश्य दर्शाया गया जिसका शिकार ये लोग करना चाहते हैं। तो ये शिकार नृत्य वाला दृश्य है मित्रों, देख लो, भीमबेटका से मिला है। पहले स्तर के चित्रों की अगर बात करते हैं तो इस स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़ा, हाथी और अस्त्रधारी घुड़सवार दर्शाए गए पहले स्तर में। जबकि दूसरे स्तर के चित्र में, इस स्तर के चित्रों में मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आखेटक है, कृषक हैं, ग्वाले हैं, ये सब भी चित्रित किए गए हैं। ये सारी बातें भीमबेटका के लिए हो रही हैं, जिसका खोज उज्जैन के प्रोफेसर साहब यानी वाकाड़कर साहब किए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है मित्रों, और रायसेन आप जानते हैं, रायसेन मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। भीमबेटका एक पहाड़ी होती है। भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र दीवार और छतों पर आपको दृश्य देखने को मिलेंगे मित्रों। भीमबेटका की गुहा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग, कौन सा, गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी में मेसोलिथिक पाषाण काल की अवधि की बताई जाती है। कैसी है, मेसोलिथिक एज की है। और भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र जो है वो सर्वप्रथम भीमबेटका से ही देखने को मिल जाते हैं। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने धर्म युग साप्ताहिक पत्रिका में भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य चित्र और उसके साथ शीर्षक से भीमबेटका पर सचित्र लेख भी प्रकाशित किया था। भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य इस नाम से कौन सी पत्रिका में, धर्म युग में छापा था। किसने छापा था, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों में ज्यादातर लाल, पीला और सफेद के साथ हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। तो लाल, पीला, सफेद, हरा रंग कहाँ प्रयोग किया गया, भीमबेटका में ज्यादा देखने को मिलता है। भीमबेटका क्षेत्र की अन्य गुफाओं की अगर बात करते हैं तो जैसे आएगा नाम गणेश घाटी, जावरा, लाड़ावाई, कंटोरिया, फिंगरी गुफा, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे जो भीमबेटका के अंतर्गत ही आते हैं। गणेश घाटी में पाया जाने वाला सबसे सुंदर दृश्य है वो युद्ध का दृश्य है, जिसमें चारों तरफ से अनेक तीरों को चलाते हुए दर्शाया गया। यही है आपका युद्ध का दृश्य, गणेश घाटी से मिला है। जावरा में देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र गेरुए रंग से बनाया गया जो जंगली भैंसा है मित्रों। जंगली भैंसा 3.5 मीटर लंबा बताया जाता है जो जावरा से मिला है। जो आपका जावरा कहाँ पे आता है मित्रों, जावरा आपके भीमबेटका के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक गुफा लांगड़ाबाई से दुल्हा दुल्हन का चित्र मिला है। लांगड़ाबाई से क्या मिला, दुल्हा और दुल्हन का चित्र मिला है। और कंटोरिया और फिंगरी से गर्भवती महिलाओं का चित्र भी मिला है। कंटोरिया और फिरंगी ये किसके अंतर्गत आते हैं, भीमबेटका के अंतर्गत आते हैं। वहां से गर्भवती महिलाओं का दृश्य भी दर्शाया गया। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। और धर्मपुरी मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत आने वाले धर्मपुरी से घास फूस ओढ़े प्राकृतिक वातावरण में छिपे रहस्यमयी शिकारियों का दृश्य भी दर्शाया गया और उसके साथ हिरन के शिकार का रहस्यमयी दृश्य भी अंकित किया गया। तो ये सब दृश्य भी आपके भीमबेटका के अंतर्गत ही आते हैं। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों के विभिन्न शैलों, खनिजों, वनस्पतियों, इनसे प्राप्त पदार्थों से बनाया जाता है। और गेरुए का प्रयोग लाल रंग के लिए होता था तथा हरे के लिए कलसेडोनी नामक पत्थर का प्रयोग करते थे, जबकि सफेद रंग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग आप लोग कर लेते थे उस टाइम पे। भीमबेटका के बाद मित्रों हम बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का हिस्सा होता है मित्रों। रायगढ़ यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। रायगढ़ क्षेत्र के प्रमुख शैलाश्रयों की अगर बात करते हैं तो बौतालदा है, कबरा पहाड़ है, सिंघनपुर है, नवागढ़ है और कर्मागढ़ है, खैरपुर है, खरसिया है। ये सब आपका रायगढ़ का हिस्सा हो जाता है। बैतालदा की अगर बात करते हैं, इस विशाल गुफा में हिरन, छिपकली, जंगली भैंसा का अंकन मिलता है। तो आपका हिरन, छिपकली और जंगली भैंसा कहाँ मिलता है, बैतालदा में। ऐसा दृश्य प्रागैतिहासिक काल का देखने को मिल जाता है। जबकि कबरा पहाड़ की अगर बात करते हैं तो कबरा पहाड़ यहाँ के चित्रों की खोज 1931 में अमरनाथ दत्त ने की थी। यहाँ के दृश्य में चीते के भयभीत आखेट को दर्शाया गया है। और सिंघनपुर की बात करें, वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। तो रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत माठ नदी के पूर्वी ओर स्थित सिंघनपुर के चित्रों
कि जो खोज है वो 1910 में डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा की जाती है। 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पर्सी ब्राउन ने यहाँ पर कार्य भी किया है। सिंघनपुर में 50 चित्र जो है 50 चित्रित शैलाश्रय और गुफाएं मिल जाती हैं। आखेट का दृश्य जिसमें तीरों से बुरी तरह बांधा भैंसा दम तोड़ रहा है, यह दृश्य सिंघनपुर का सबसे उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। कौन सा? तीरों से बुरी तरह बिधा भैंसा जो है तीरों से बिल्कुल इधर से उधर तीर आर पार कर दिए हैं और भैंसा मर रहा है, ऐसा दर्शाया गया। ये सबसे बढ़िया चित्र बताया जाता है, उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। यहाँ के गुफा द्वार पे असंयत कंगारू का चित्रण भी हुआ है। असंयत कंगारू का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो आप सिंघनपुर में देखने को पा जाएंगे। सिंघनपुर की एक लंबी सुरंग नुमा गुफा जिसमें पशुओं का बहुतायत अंकन किया गया है, जैसे घोड़ा है, बारहसिंघा है, हिरण है, भैंसा है, सांड है, सूंड उठाए हाथी है और इसके साथ खरगोश हैं, इन सभी को भी दर्शाया गया है। यहीं पर एक गुफा का दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छिदते हुए आखेटकों का मनोरम चित्रण किया गया है। और रायगढ़ क्षेत्र के अनेकों चित्र छेपांकन पद्धति में बने हुए बताए जाते हैं, जिसे इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त पारवर्ती माना है। रायगढ़ क्षेत्र से जादू, टोना टोटका आदि के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्हों को भी पाया गया है। और मंदसौर की अगर बात करते हैं तो मंदसौर क्या है मित्रों? मंदसौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मंदसौर जिला के मोरी नामक स्थान पे कुछ प्रागैतिहासिक चित्र भी मिले हैं। यहाँ पर कुल 30 पहाड़ियाँ खोए हैं यानी गुहाएं हैं। और मोरी नामक स्थान से अष्टदल के साथ साथ कमल के साथ स्वास्तिक, चक्र, शौर्य, सरबोतोभद्र, पीपल की पत्तियों का प्रतीकात्मक चित्र, ये सब देखने को मिल जाता है मोरी वाले स्थान से। यहाँ पर देहाती भांस से बनाई गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। तो देहाती भांस से बनाई गई गाड़ियाँ कहाँ मिली? मोरी से मिली, यानी मंदसौर में मिली हैं। नृत्य रत मानव हो, पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले हों या फिर पशु आदि का चित्रण मोरी नामक स्थान पे बढ़िया से मिला है। तो ये सब दृश्य आपका मंदसौर मोरी वाला हो जाता है, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े मित्रों, होशंगाबाद आएगा मध्य प्रदेश क्षेत्र में। होशंगाबाद में इटारसी को जाने वाले सड़क मार्ग के नर्मदा नदी घाटी पे आदमगढ़ की पहाड़ियों में बने 1 दर्जन से ज्यादा शिलाश्रय स्थित हैं। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने का श्रेय 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष को जाता है। होशंगाबाद के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो जंगली भैंसा है मित्रों, घोड़ा है, हाथी है, घायल भैंसा है, अस्त्रधारी है, घुड़सवार है, जिराफ समूह है, 4 धनुर्धारी है। ये सब दृश्य जो बना है ये आपके होशंगाबाद में देखने को मिलता है। यहाँ के चित्र छेपांकन पद्धति में बनाए गए हैं। होशंगाबाद वाले चित्र छेपांकन पद्धति में है। और यहाँ 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशालकाय माहिष का चित्र अंकित है, जो दोहरी रेखाओं के द्वारा निर्मित है। तो महामाहिष का दृश्य कहाँ पे मिला है? आपके होशंगाबाद से मिला है। वन देवी का चित्र भी कहाँ से मिला मित्रों? तो वन देवी का चित्र भी आपके होशंगाबाद से देखने को मिल जाता है। आदमगढ़ की हम बात करते हैं तो आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसों के आखेट करते हुए चित्रित करने का काम किया गया है। छलांग लगाते बारहसिंघे का एक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं में उकेरा गया है। एक विशाल मोर का अंकन आदमगढ़ क्षेत्र में हुआ है। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा मंदिर के साथ साथ सिमलीरा, बरखेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि से आदिम चित्रकला का उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातें आपके मध्य प्रदेश के लिए हुई हैं। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थल के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की बात करेंगे। तो मिर्जापुर, मानिकपुर, चित्रकूट आदि स्थलों से प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। मिर्जापुर की बात करें तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर के सन 1911 ईस्वी में गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए D.L. ड्रेक ने वहां की चित्रमयी गुफाओं में सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल बताने का काम किया है। भारतवर्ष में शिला चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराने वाले का श्रेय जो जाता है वो आर्चिबाल्ड कार्लाइल का जाता है, उसके बाद जॉन कॉकबर्न को जाता है। इसीलिए 1880 में कैमूर की पर्वत श्रेणियों में अलग अलग परिचय दिया, जो मिर्जापुर के निकट बिंद क्षेत्र में स्थित हो जाती हैं। मिर्जापुर क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय शिला चित्र बने हुए मिलते हैं। और मिर्जापुर में कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। कोहबर, विजयगढ़, सोहरी रौंप, शोरियो घाट, भिलडरिया, लिखुनिया, कोंडाकोट, घोड़ मागर और उसके साथ
खोडहावा आदि मिर्जापुर से संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं। मिर्जापुर के मोहरा पथरी, बागा पथरी और सहवाइया पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट विषय पर बने हुए बताए जाते हैं और इस क्षेत्र के शिला चित्रों में सुअर के साथ साथ गैंडा, हिरन सांभर, बारहसिंघा आदि का चित्रांकन अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ और स्वाभाविक ढंग से बनाया गया है। बांड्रिक महोदय ने भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता के कालक्रम में अमेरिका, यूरोप के बाद रखा है। एच बॉन्ड्रिक ने मिर्जापुर के घायल सूअर की अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स में स्थान देकर के इस दृश्य को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है। घायल सूअर का आखेट का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। ये आपका है घायल सूअर का दृश्य जो आपके मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। अब बात सोरहो घाट क्षेत्र की कर लेते हैं। सोरहो घाट क्षेत्र में सबसे सुंदर दृश्य सूअर के आखेट का दृश्य मिलता है, जो केवल सोरहो घाट नहीं बल्कि संपूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र का उत्कृष्टतम दृश्य बताया जाता है। कौन सा? सूअर के आखेट का दृश्य। गिरवी से बना इस दृश्य का चित्रण अति यथार्थवादी, स्वाभाविक और मार्मिक ढंग से हुआ है। इस दृश्य में घायल सूअर का मुख अर्ध खुला रह गया है, जो उसे असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा है। सोरहो घाट से प्राप्त कुछ अन्य चित्रों में बात करें तो स्याही के आखेट का है, हाथ के आखेट का है, छापे की मानवाकृतियों की बात हो रही है, ये सब आपके सोरहो घाट से मिला है। लिखुनिया की बात करते हैं तो यह दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। गरई नदी के किनारे लिखुनिया आपकी पाई जाती है। और लिखुनिया की बात करें तो हाथी के शिकार का दृश्य लिखुनिया में बनाया गया। आप देखो इधर हाथी दिखाई दे रही है, ये वाली हाथी दिखाई दे रही है, इसका शिकार का दृश्य दर्शाया गया है। यह आपके लिखुनिया में ही है। यहां से प्राप्त प्रमुख चित्रों में नृत्यवादन का दृश्य आता है। नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह आ जाता है। घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दर्शाया गया, ये वाला दृश्य आ जाता है। तो ये सब आपके लिखुनिया के बेल्ट में आ जाते हैं। आगे बढ़ें तो मानिकपुर वाला बेल्ट आएगा। मानिकपुर क्षेत्र बांदा जिले के अंतर्गत आता है और मानिकपुर क्षेत्र में प्रागैतिहासिक स्थल सरहाट हैं, करपरिया हैं और करियाकुंड हैं। तो करियाकुंड, करपरिया और सरहाट कहाँ के क्षेत्र हैं? मानिकपुर वाले के क्षेत्र हैं, बांदा जिले में पाया जाता है। सरहाट नामक स्थान से 3 अश्वों को गेरुए रंग में ओजपूर्ण ढंग से दर्शाया गया है, मिला है। सरहाट से ही एक स्थान से सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठाया गया है, ऐसा बनाया गया जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है यह कोई तंत्र मंत्रशाला रही होगी। तंत्र मंत्रशाला रही होगी सोरहो घाट वाले में या सरहाट वाले में। कुरियाकुंड में 12 सिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का अंकन है। तो कुरियाकुंड में 12 सिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारी का अंकन किया गया है। घोड़मागर मिर्जापुर क्षेत्र के गैंडे के शिकार के अंकन के लिए जाना जाता है, जो गेरुए रंग से बनाया गया और पूरक शैली में बनाया गया घोड़मागर का गैंडे के शिकार वाला दृश्य। तो गैंडे के शिकार वाला दृश्य बहुत फेमस दृश्य होता है मित्रों। आप देखना, आपको दृश्य दर्शाते हैं गैंडे का शिकार। ये दृश्य आपका गैंडे का शिकार वाला है। बीच में गैंडा खड़ा हुआ है, इधर शिकार करने के लिए सब खड़े हुए हैं। महानुभाव लोग अपना बरछी, तलवार और फरसा लेकर के अपना काम कर रहे हैं। मिर्जापुर क्षेत्र का प्रागैतिहासिक स्थल बिडम्ब वर्तमान में पर्यटन स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त है। कौन सा बिडम्ब? कहाँ का है? मिर्जापुर क्षेत्र का है। तो प्रागैतिहासिक स्थल या कौन सा है जिसका पर्यटन स्थल विडम्ब है? तो मित्रों मिर्जापुर का है। इस स्थल की खोज जगदीश गुप्त ने की थी। मिर्जापुर क्षेत्र में बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र भी मिलता है। तो बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र कहाँ मिलता है? आपका मिर्जापुर वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। आप ये दृश्य देखिएगा, 3 दंडधारी अश्वारोहण, 3 दंडधारी अश्वारोहण आपके यहाँ दर्शाए गए। ये आपके अश्व, ये आपके अश्व, ये आपके अश्व, 3 दंडधारी आपके अश्व वाले दृश्य भी हैं। मिर्जापुर में मिला है। मालवा वाला बेल्ट होता है। अपने अपने घोड़े को रास्ता में पैदल ले जा रहे हैं लोग। मालवा से पहिए रहित गाड़ी का दृश्य भी मिला है। पहिया रहित यानी पहिया ही नहीं है, ऐसी गाड़ी बनाया गया जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके दोनों तरफ 2 अनुचर यानी धनुष बाण और दंड लिए हुए खड़े हैं, ऐसा दर्शाया गया मालवा वाले में पहिया रहित गाड़ी में। और 3 दंडधारी अश्वारोही का सुंदर अंकन भी बढ़िया से किया गया। प्रागैतिहासिक स्थल हरनी हरन। हरनी हरन मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप पाया जाता है। हरनी हरन स्थान
और उसके बाद कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की बात कर लेते हैं जो चित्र जहां से मिले हैं। जैसे आप देखना, घोड़मागर मिर्जापुर का है, तो घोड़मागर मिर्जापुर गैड़े के आखेट के लिए जाना जाता है। भिल्डरिया मिर्जापुर में है, घायल सुअर के लिए जाना जाता है। बिडम्ह मिर्जापुर में है, पहिएदार गाड़ी के लिए जाना जाता है। लिखुनिया मिर्जापुर का है, 12 सिंहों का आखेट के लिए जाना जाता है। लिखुनिया मिर्जापुर में है, हाथी का शिकार के लिए जाना जाता है। जबकि होशंगाबाद की बात करते हैं, आदमगढ़ वाला, तो वो महामाहिस के लिए जाना जाता है। आदमगढ़ होशंगाबाद में ही वन देवी का चित्रण है, उसको भी जाना जाता है। आदमगढ़ होशंगाबाद से जिराफ समूह का दृश्य मिला है, उसे भी आप लोग जानते हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद में ही मयूर का दृश्य देखने को मिला है, उसे भी जानते हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश आपका शहद एकत्रित करते हुए दृश्य दर्शाया गया, उसे भी आप जानते हैं। और सिंघनपुर की बात होती है, छत्तीसगढ़ में है, घायल भैंसा और कंगारू का दृश्य देखने को मिला है, उसे भी आप लोग जानते हैं। तो यह बात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हो गई। आपके आउट ऑफ सिलेबस में कभी बिहार, कभी राजस्थान, कभी दक्षिण भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे भी कराते हैं। बिहार के प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात कर लेते हैं मित्रों, तो नवादा, राजगृह और चक्रधरपुर। कहा, नवादा जिला, राजगृह और चक्रधरपुर वर्तमान में झारखंड में ये सब कुछ हैं, और शाहाबाद के प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। बिहार राज्य में चक्रधरपुर जो वर्तमान में झारखंड में है, और शाहाबाद आदि स्थानों पर दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियों को दर्शाया गया। तो दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियां यहां से दर्शाई गई हैं। बात करें मित्रों आपकी राजस्थान की, राजस्थान वीरभूमि राजस्थान है मित्रों। राजस्थान क्षेत्र में आप झालवाड़ा जाना, भरतपुर जाना, दरा के साथ साथ आप गागारोन जाना, इस सब क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान अलनरिया घाटी से 5000 ईसा पूर्व के प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, जिसमें स्थानीय लोग सीता जी का मांडोलो नाम से संबोधित करते हैं। तो सीता जी का मांडोलो जो स्थान है मित्रों, वो 5000 ईसा पूर्व का प्रागैतिहासिक चित्र लिए हुए है। तो सीता जी का मांडोलो नाम से संबोधित करते हैं। ये बात आपके राजस्थान की हो गई। अब दक्षिण भारत के प्रमुख स्थल की अगर बात करते हैं, तो दक्षिण भारत के प्रमुख स्थलों में बिल्ला सरंगम आता है मित्रों। बिल्ला सरंगम दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का नवपाषाण काल स्थल है। देश में ये आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है बिल्ला सरंगम। और बिल्ला सरंगम से हड्डी के उपकरण, उसके साथ जादू, टोना टोटका के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्ह खूब ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। एक बेल्ट आता है बेल्लारी मित्रों। बेल्लारी कर्नाटका राज्य का है और नवपाषाणिक स्थल भी माना जाता है बेल्लारी को। बेल्लारी पूछा जाता है खूब, कौन से राज्य में आता है? कर्नाटका। दक्षिण भारत क्षेत्र में बेल्लारी भारतवर्ष में नवपाषाणिक या नवपाषाणकालीन मानव गतिविधियों का प्रधान केंद्र बताया जाता है। यहाँ के चित्रों को 1892 में, कब 1892 में एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित किया था। प्रागैतिहासिक स्थल बेल्लारी से षटकोण मिला है, जादू टोना टोटका का दृश्य मिला है। तो ये सब चित्र आपको बेल्लारी से देखने को मिल जाते हैं। बेल्लारी में पाए गए प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप में स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रों से मिलते जुलते हैं। तो स्पेन के चित्रों से बेल्लारी के चित्र सेम देखने को मिल जाते हैं, बराबर मिलते जुलते हैं। वायनाड के अटकल की अगर बात होती है, वही वायनाड मित्रों जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। यह केरला राज्य का नवपाषाणकालिक स्थल होता है वायनाड के अटकल। यहाँ के चित्रों में 1901 में लगभग एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित करने का काम किया, यानी खोजने का काम किसका रहा? एफ फासेट का रहा। कब खोजा? 1901 में खोजा। यहाँ पर चतुष्कोण मिलता है मित्रों। चतुष्कोण के साथ साथ आपका स्वास्तिक, सूर्य, जादू टोना टोटका से संबंधित प्रतीकात्मक चित्र भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब दृश्य आपका वायनाड के अटकल का है। यहाँ पर पाई गई मानव आकृतियां स्पेन के कोंगुल गुफा के भांति हैं और सिर पर कुछ पहने हुए बताई जाती हैं। तो स्पेन के कोंगुल गुफा के समान कहाँ का दृश्य देखने को मिलता है? तो स्पेन के कोंगुल के समान, बेल्लारी का नहीं, वायनाड के अटकल का दृश्य देखने को मिल जाता है। मित्रों ये तो आपके दक्षिण भारत के केंद्र हो गए। अब कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं जो दक्षिण भारत में नहीं पूरे भारत में है। तो दक्षिण भारत में शंगन कल्लू स्थान पर शैल चित्र मिले। कौन से स्थान पे? शंगन कल्लू स्थान पे शैलीय चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्राकृतिक रही है, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं का चित्रण ना के बराबर किया गया। कश्मीर के सुप्रसिद्ध अमरनाथ गुप्ता ने भी चित्रों के अवशेष मात्र रह गए हैं और प्रकृति की खोज में लगे आदि मानव के प्रागैतिहासिक चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधा, नदी, पर्वत आदि को नहीं दर्शाया गया है। भीमबेटका से एक दहाड़ता जानवर का चित्र मिला है और प्रागैतिहासिक चित्रों में ज्यामितीय आकार का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों, जादू और विश्वासों को व्यक्त करते हुए किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार, मधु संचयन आदि के रूप में चित्रित किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए आमोद प्रमोद संबंधित चित्र उनके रसिक जीवन की झांकियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में
लखुड़ियार यानी अर्थात 1,00,000 गुफाओं का समूह के गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिल जाते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका में लाल गेरुए से बनी जंगली भैंसा जिसे बाइसन कहा जाता है, इसका चित्र भी मिला है, जिसमें कुछ घायल लोगों को भी दर्शाया गया है। ये भीमबेटका से देखने को मिल जाता है। भीमबेटका से जादूगर का नृत्य नामक चित्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें एक मृतपाय जीवन को तड़पाते हुए दर्शाया गया है या तड़पते हुए दर्शाया गया है, और एक जादूगर को एक बड़े वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया भी गया है। तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है। अब मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु की बात कर लेते हैं। जो उस टाइम वो लोग चित्र बनाए उसकी विषय वस्तु क्या रही। तो प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु में पशुओं का आखेट रहा है, जिसमें अनेक पशुओं का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। आपने देखा होगा कहीं गैंडे का आखेट, कहीं पारासिंह का आखेट, कहीं भैंसों का आखेट, ऐसा दर्शाया गया है। नवप्रस्तर युग में प्रागैतिहासिक चित्रकारों ने भयानक जीव जंतु को मित्र के रूप में चित्रित किया है, और प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों को अपने भावों को सरलतम रूप में दर्शाया और ज्यामितीय आकारों में सजोया भी है, जो बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास भी संचित है। क्या है? उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास भी संचित है। और प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन हिरण, तत्पश्चात बारहसिंह का किया गया है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन जो है मयूर का हुआ है, और प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः पीपल वृक्ष का चित्रण किया गया है। आगे बात करें तो पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र ही होते हैं। तो पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम क्या है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र ही है। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य क्या होता है मित्रों? तो प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों में आदि मानव का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है, और आदि मानव की दिनचर्या, पशुओं को मान करके खाना, उनके बाद उल्लास में नृत्य और गायन करना, यह सब रहा है। प्रागैतिहासिक मानव के चित्र रचना के पीछे भय है, जादू है, टोना है, टोटका है, चिरस्मृति है, विजय है इत्यादि की भावनाएं भी निहित बताई जाती हैं। और गुहावासी मानव, क्या गुहावासी मानव अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा, स्वास्तिक, षटकोण, अंकों की रेखाओं आदि का प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ भी करता है, ऐसा भी दर्शाता है। आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कहा जाता है क्या? आगे कहा जाता है छापा चित्रों का आरंभ जो है, वो छापा चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। और प्रागैतिहासिक मानव शायद अपने आखेटक समूहों को चित्रित करके घायल पशु के चित्र के सहारे पशुओं के अनेक अंगों पर आक्रमण और प्रहार करने की शिक्षा लेता था। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विशेषताएं हैं मित्रों, वो खासियत क्या क्या है? तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। किस पे बने हैं? रेखा पे बने हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के रेखांकन कहा जा सकता है, तथा इन चित्रों में रेखा की प्रधानता भी है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रंग गेरुआ बताया जाता है, यानी लाल रंग का प्रयोग है। गुहा मानव शिला चित्रों के लिए खनिज रंग अथवा भूमिज रंग का प्रयोग करते थे, और प्रागैतिहासिक मानव जो है वो गेरुआ के साथ साथ हिरौंजी, रामरज, खड़िया आदि रंगों को प्रमुखता से प्रयोग में लाए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में गति और सजीवता भी दिखाई देती है, और उसके साथ साथ गति और सजीवता के साथ साथ प्रागैतिहासिक चित्रों को गुहा चित्र भी कहते हैं, जिसमें रेखाओं के अलावा छेपांकन पद्धति का प्रयोग भी किया गया है। प्रागैतिहासिक शिला की सतह जो है चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर बनाई गई है, और प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे। प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे, और मिलने के लिए प्याली के रूप में पशुओं की पुट्ठे की हड्डी प्रयोग में लाते थे। तो आपसे पूछा जाता है, जो रंगों को आपस में मिलाने के लिए कौन सी हड्डी प्रयोग करते थे या क्या लगाते थे, किसमें मिलाते थे? तो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी में वो रंग मिलाया करते थे। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तूलिका यानी ब्रश को किसी रेशेदार लकड़ी, बांस और नरकुल आदि के एक सिरे को कोट करके बनाया करते थे, और प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को किसी नुकीले पत्थर, संभवतः चमकदार पत्थर हैं, इसको खोद करके बनाया गया है। और प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग कोयला और काजल के रूप में भी होता रहा है। तो ये सारी बातें आपके प्रागैतिहासिक चित्रकला की रही हैं, जो विशेषताओं के रूप में जानी जाती हैं। फिलहाल ईमानदारी पूर्वक आंसर्स देना। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? नाम में होशंगाबाद का है, भीमबेटका का है, मिर्जापुर का है, और उपरोक्त सभी का नाम दिया गया।
किस स्थान पे भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकार के जो है नमूने प्राप्त होते हैं, यानी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। और जब हम साक्ष्य की बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर भी है, भीमबेटका भी है और होशंगाबाद भी है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो आपको यहाँ डी के साथ आंसर्स मिलान करना होगा। डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगाना होगा। आप जानते हैं मिर्ज़ापुर के भेल्डरिया में घायल सुअर का दृश्य मिलता है। ऐसे जब यहाँ होशंगाबाद दिया गया तो होशंगाबाद से महामाहेश वाला दृश्य मिलता है आदमगढ़ से। ऐसे जब यहाँ भीमबेटका दिया गया तो आप जानते हैं कि भीमबेटका से भी दृश्य प्राप्त हुए हैं, जैसे शिकार नृत्य का बात है, भीमबेटका से ही मिला है। बात समझ में आई ना? तो ये सभी नमूने कहाँ से हैं, इसलिए आपको डी के साथ यहाँ आंसर्स लगाना है। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? कुल गुफाओं की संख्या पूछी गई। ऑप्शंस में 30 भी है, 285 भी है, 600 भी है और 135 का भी नाम दिया गया। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो जब भी भीमबेटका की बात आएगी मित्रों, कुल गुफाओं की संख्या 600 होगी, 600। सही जवाब बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, भीमबेटका क्या है? नाम नगर का दिया गया, जंगल का दिया गया, पहाड़ी का दिया गया और मंदिर का नाम दिया गया। भीमबेटका क्या है मित्रों? तो भीमबेटका एक पहाड़ी है, इसलिए आपको राइट आंसर्स बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? नाम राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम दिया गया। भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो भीमबेटका का जो लोकेशन है ये मध्य प्रदेश में है। सही जवाब मध्य प्रदेश होगा। सी के साथ आपका राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की थी? राय कृष्णदास ने की, नंदलाल बोस ने की, रामचंद्र शुक्ल ने की या फिर वी.एस. वाकाड़कर ने की? भीमबेटका के खोजने की बात आती है तो आप जानते हैं 1958 में खोजी जाती है और विष्णु श्रीधर वाकाड़कर के द्वारा ये खोजी गई है। तो आपको यहाँ सही जवाब जो है वो डी के साथ देना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, भीमबेटका गुफा की खोज हुई। नाम दिया गया 1955 का, 1959 का, 1958 का और 1971 का। क्वेश्चन से सीधा छपा हुआ क्वेश्चन से 1958 छपा हुआ क्वेश्चन से, तो याद रखना सही जवाब बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछ लिया गया भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? नाम प्रागैतिहासिक चित्र का है, जैन चित्र का है, बौद्ध चित्र का है और ईसाई का नाम दिया गया। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं आपको ये बताना है। जब भीमबेटका में चित्रों की बात करते हैं तो आप भी जानते हो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा, भीमबेटका के गुफा के चित्रों में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया? नाम लाल रंग का है, हरा रंग का है, पीला रंग का है, बैगनी रंग का नाम दिया गया। भीमबेटका की गुफा में जो चित्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रंग यूज किया गया मित्रों वो लाल रंग है। तो आपको राइट आंसर जो है लाल के साथ लगाना है, यानी फर्स्ट के साथ लगाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? फर्श पे, मुंडेरों पर, दीवार और छत पे या फिर गुफाओं के द्वार पे? तो भीमबेटका के चित्र जो मैक्सिमम आपको मिले हुए दिखाई देते हैं मित्रों वो आपके दीवार और छतों पर दिखाई देते हैं। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप बी के साथ आंसर्स मिलान करना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? नाम मिर्ज़ापुर का है, इंदौर का है, रायपुर का है और भोपाल का नाम दिया गया। तो भीमबेटका भोपाल के पास पाया जाता है मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। डी के साथ आंसर्स लगाते हैं। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? मित्रों टाइम की बात कर रहा है। न्योलिथिक का नाम दिया गया, पायोलिथिक का दिया गया, मेसोलिथिक का दिया गया और चालकोलिथिक का भी ऑप्शंस दिया गया। भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है उसका जो टाइम पीरियड है मित्रों वो टाइम पीरियड फाइनली मेसोलिथिक का है। तो आप जब राइट आंसर्स लगाओगे तो यहाँ बी के साथ लगाओगे। बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 12 नंबर पढ़ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भीमबेटका लखनदियारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या फिर गुफा के लिए? आपको बताना है भीमबेटका लखनदियारी और पंचमढ़ी किस लिए फेमस हैं। इनकी जो प्रसिद्धि होती है मित्रों वो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए होती है। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र के लिए फेमस है। सही जवाब बी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? नाम सिंघनपुर का है, लिखुनिया का है, आदमगढ़ का है और भीमबेटका का नाम दिया गया। कौन सी गुफा ऐसी है जो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो मित्रों इसमें जो लिखुनिया ऑप्शन है इसका संबंध आपके मध्य प्रदेश से नहीं होता है। लिखुनिया का संबंध आपके मध्य प्रदेश से नहीं है। तो आप सही जवाब यहाँ सी के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर्स बना लो।
और आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। आपसे कह रहा है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? नाम बनारस का है, मिर्ज़ापुर का है, कानपुर का है और आजमगढ़ का नाम दिया गया। सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं मित्रों वो मिर्ज़ापुर में खोजे गए, तो आपको सही जवाब लगाना है सी के साथ। सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। और आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आता है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर है? आमोद प्रमोद का दिया गया, आखेट का दिया गया, नृत्य का दिया गया और पारिवारिक का दिया गया है। सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पे आपको देखने को मिलता है? तो जब हम मिर्ज़ापुर की गुफाओं की बात करते हैं मित्रों तो आखेट वाला दृश्य ज़्यादा है, यहाँ पर शिकार वाला दृश्य थोड़ा ज़्यादा है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना पड़ रहा है। सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ रहा है। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन अपना 16 नंबर है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? नाम श्यामला पहाड़ पे है, कबरा पहाड़ पे है, पहाड़गढ़ी पे है और कैमूर की पहाड़ियों पर दिया गया। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए बताए जाते हैं? जब हम प्रागैतिहासिक गुफा चित्र की बात करते हैं तो कैमूर की पहाड़ी आंसर्स बनता है। सही जवाब जो है वो डी के साथ लगता है, तो डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? नाम उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है और बिहार का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर आपका विंध्याचल वाला बेल्ट होता है और फाइनली उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, इज द राइट आंसर्स बनाना। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? नाम प्रागैतिहासिक का है, राजस्थान का है, अवधी का है और बिहार का नाम दिया गया। मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है मित्रों? तो मिर्ज़ापुर फाइनली जो कला केंद्र है वो प्रागैतिहासिक कला केंद्र है, तो आपको राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ ही देना है। ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पढ़ा जाता है। 19 नंबर कह रहा है मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? नाम पंचमुखी का है, भेल्डरिया का है, मुखादरी का है और लिखुनिया का नाम दिया गया। नृत्य दृश्य का जो चित्र है फाइनली वो कहाँ आपको दिखाई देता है? तो नृत्य का दृश्य आपके लिखुनिया में दिखाई दे जाता है मित्रों। लिखुनिया जैसे सितार वादक या फिर गदर मुख का देवता कहाँ मिलता है? तो लश्करिया खोह में मिलता है, पंचमढ़ी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है। सांभर की आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? नाम लिखुनिया का है, जोगीमारा का है, भीमबेटका और भिल्डरिया का नाम दिया गया। सांभर की आखेट की बात करते हैं तो लिखुनिया सही जवाब बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। भीमबेटका से प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? नाम 8 प्रकार का है, 4 प्रकार का है, 6 प्रकार का है और 2 प्रकार का नाम दिया गया। तो भीमबेटका में जो प्राप्त चित्र है मित्रों वो 2 टाइप्स के हैं। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन आएगा। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? नाम 2 का है, 6 का है, 4 का है या फिर 3 का है? पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र जो है कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? तो 3 श्रेणियों में आते हैं। डी के साथ आप आंसर्स लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन हम 23 नंबर पढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काट करके बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है? पांडवों के वनवास निवास स्थल, आदिमानव के ग्रह, भारतीय फौज का निवास ग्रह या फिर आर्यों का निवास स्थल। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काट करके बनाई गई हैं जिनके बारे में जो कहा जाए तो वो फाइनली पांडवों के वनवास निवास स्थल के रूप में जानी गई। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ लग रहा है। इज द राइट आंसर बन रहा है। आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? नाम मुगलों का है, बंगालियों का है, अंग्रेजों का है या फिर ये सभी? तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला जो सबसे पहले खोजी जाएगी मित्रों वो अंग्रेजों के द्वारा खोजी जाएगी, तो आपको सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। 25 नंबर क्वेश्चन आता है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के हैं, आधुनिक काल के हैं, प्राचीन काल के हैं या फिर मध्य काल के हैं? होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में जो चित्र पाए जाते हैं मित्रों वो प्रागैतिहासिक काल के पाए जाते हैं, तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलें। 26 नंबर आता है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? नाम मालवा चित्रकला का है, शैल चित्रकला का है, मुगल चित्रकला का है और दक्कनी चित्रकला का नाम दिया गया। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है मित्रों? तो होशंगाबाद शैल उत्कीर्ण चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद की खोज आप जानते हैं कि 1922 में किसके द्वारा किया गया था? मनोरंजन घोष ने खोजा है। मनोरंजन घोष के द्वारा खोजा गया।
आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है, आदमगढ़ से मिलता है, पंचमुखी से मिलता है, भिलडरिया से मिलता है या फिर लिखुनिया से मिलता है। जिराफ ग्रुप का चित्रण आपको दिखाई देता है। तो जिराफ ग्रुप की अगर बात करते हैं, आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? नाम जी.आर. हंटर का है, काकबर्न का है, आर.डी. बनर्जी का है और कनिंघम का नाम दिया गया। पंचमढ़ी की खोज की बात हो रही है मित्रों, तो पंचमढ़ी खोजने का काम जी.आर. हंटर का रहा है। किसका रहा है? जी.आर. हंटर। मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी, आप जानते हैं। जी.आर. हंटर ने इसको 1932 में खोजा है। खोजने की बात आए तो 1932 लगाइएगा, और जब इसको प्रकाश में लाने की बात आए तो 1936 लगाइएगा। डी.एच. गार्डन। क्या नाम लगाएंगे? डी.एच. गार्डन। याद रखना, दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आता है। आपसे कह रहा है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा से मिलता है? नाम भिलडरिया का है, लिखुनिया का है, पंचमढ़ी का है, बेलारी का नाम दिया गया। विशालकाय बकरी की अगर बात करते हैं, पंचमढ़ी से आपसे प्राप्त हुआ है, तो सही जवाब हम बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। स्पेन के अल्तामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? नाम उत्तर प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है और बिहार का नाम दिया गया। अल्तामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं भारत के कौन से राज्य में पाई जाती हैं मित्रों? तो ये भारत के मध्य प्रदेश वाले राज्य में पाई जाती हैं। सही जवाब जो है आपको वी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। और आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 31 नंबर होता है। आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? नाम हड़प्पा का दिया गया, लोथल का दिया गया, सिंघनपुर का दिया गया और मोहनजोदाड़ो का नाम दिया गया। आपको बताना है भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है मित्रों, तो सिंघनपुर नहीं है। सही जवाब बी के साथ लगाइए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? नाम उत्तर पाषाण का है, मध्य पाषाण का है, वैदिक काल का है और आधुनिक काल का नाम दिया गया। मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया, ये उत्तर पाषाण काल का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। हे इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है। पूछा गया, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? नाम सिंघरिया का है, मिर्जापुर का है, सारनाथ का है, अवध का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक स्थल मिलते हैं मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, वो आपके मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। मिर्जापुर इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? नाम बस्तियों का है, शहरों का है, जंगलों का है, पहाड़ों का है। नवपाषाण काल में जो मानव रहता था मित्रों, वो बस्तियों में निवास करता था, इसलिए सही जवाब जो बनेगा वो फर्स्ट के साथ बनेगा। बस्ती इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? नाम नर्मदा का है, यमुना का है, कावेरी का है और गंगा का नाम दिया गया। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है मित्रों? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं। ए इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलें। 36 नंबर पढ़ा जाए तो प्रागैतिहासिक चित्र में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? प्रागैतिहासिक में फाइनली कौन सा रंग ज़्यादा यूज किया गया? नाम लाल रंग का है, पीला रंग का है, हरा रंग का है, बैगनी रंग का नाम दिया गया। तो लाल या गेरुआ रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में हुआ है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आता है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? नाम एंडरसन का है, अजीत घोष का है, अमरनाथ दत्त का है और जगदीश गुप्त का नाम दिया गया। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे आपसे पूछा गया। जब लेखक की बात आती है तो जगदीश गुप्त सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर्स बनता है। 38 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? नाम पशु पक्षी है, आखेट है, युद्ध है और उपरोक्त सभी का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय था वो क्या था मित्रों? तो उपरोक्त सभी रहा है, क्योंकि पशु पक्षी भी हैं, आखेट भी है और युद्ध का दृश्य भी आपको देखने को मिलता है प्रागैतिहासिक काल में। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? नाम कपड़ा का है, कैनवास का है, शिला का है और कागज का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या होता है? तो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है, इसलिए बी के साथ आंसर्स लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। घायल सुअर का गुफा कहाँ से प्राप्त होता है? घायल सुअर का गुफा कहाँ से प्राप्त होता है? नाम अमरनाथ का है, मानीपुर का है, बल्लारी का है, मिर्ज़ापुर का नाम दिया गया। घायल सुअर की बात हो रही है तो मिर्ज़ापुर सही जवाब बन रहा है। डी के साथ आंसर्स लग रहा है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चारकोल क्या है? नाम दिया गया लोहा है, कोयला है, प्लास्टिक है, कोलतार की बत्ती है। चारकोल क्या है? तो मित्रों चारकोल आपका कोयला होता है, इसलिए सही जवाब की बारी आए तो सी के साथ आंसर्स लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बैठेगा।
अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? नाम C.W. एंडरसन का है, आर्चिबाल्ड कार्लाइल का है, जेम्स फर्ग्यूसन का है और कार्लाइल का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की मित्रों? तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल सही जवाब बनता है। राइट आंसर हमें यहाँ बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर होगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? नाम रेखा रंग का है, रेखा का है, प्रकृति का है या फिर रंग का है? तो मित्रों प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखाओं का खास महत्व दिया गया। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाम हृदय भय को शांत करना था, कल्पनाओं को स्पष्ट करना था, प्रकृति को आध्यात्मिक रूप देना था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का जो मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो हृदयगत भय को शांत करना रहा है। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर लगा रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नाम मुजफ्फरपुर का है, बिंदगी का है, खुर्जापुर का है और सरगुजा का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक चित्रों की बात आए तो इसमें से आप डी विकल्प के साथ आंसर्स लगा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बनेगा। सरगुजा इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आता है। लेह क्षेत्र यानी लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? नाम दलबंद का है, शशपाल का है, लखौदार का है और फीकी नीली का नाम दिया गया है। तो लेह क्षेत्र यानी लद्दाख में जो प्रागैतिहासिक चित्र है मित्रों वो शशपाल वाला है। सही जवाब जो है हमें बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बना लेना है। अपना अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ? चित्रकारी से हुआ, चित्रलिपि से हुआ, शिला चित्रों से हुआ या फिर भित्ति चित्रों से हुआ? भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव है मित्रों वो शिला चित्रों से हुआ है। सही जवाब शिला चित्र बनेगा। तो बी के साथ हमें राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आएगा। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? नाम कत्थई रंग का है, नीला रंग का है, लाल रंग का है, बैंगनी रंग का नाम दिया गया। तो भीमबेटका से प्राप्त होने वाले जो मैक्सिमम चित्र आपको दिखाई देते हैं वो लाल रंग से दिखाई देते हैं मित्रों। वही भीमबेटका जिसकी खोज 1958 में वी.एस. वाकाड़कर के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब ने इसको खोजा था। इसी को जुराक शेल्टर भी कहा जाता है। टोटल गुफाएं इसमें 600 होती हैं और चित्र जो मिलते हैं वो 275 में प्राप्त होते हैं। ये बात जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर आता है। आपसे कह रहा है सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1905 में, 1915 में, 1910 में या फिर 1920 में? सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज जो है सबसे पहले 1910 में होती है, 1910। सही जवाब बनता है। बी के साथ आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आएगा। दक्षिण भारत के किस स्थान पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? नाम बेल्लारी का है, टिक्कल कोट्टा का है, कुपगुल्लू का है और सैनलू कुल्लू का नाम दिया गया। तो सही जवाब बेल्लारी बनता है मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर चलते हैं। किस शैलाश्रय में एक्सरे शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित मिलता है? नाम भिल्डरिया का है, कांडाकोट का है, रैंप का है और वशोली का नाम दिया गया है। किस शैलाश्रय में एक्सरे शैली से निर्मित एक घोड़े का चित्र मिल जाता है? तो रैप होता है, रैप। सही जवाब बनता है। बी के साथ राइट आंसर लगाना है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अपना अगला क्वेश्चन आएगा। आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? नाम महलों से हुआ, गुहाओं से हुआ, दुर्गों से हुआ या फिर स्तंभों से हुआ है? आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ मित्रों? तो गुहाओं से हुआ है। सही जवाब जो बनेगा वो सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है। सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख आता है केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। ये किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस में जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का है, कला और कलाकार का है, संडे आर्बरजर का है और आकृति का नाम दिया गया है। जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी सही जवाब बनेगा। तो आप फर्स्ट के साथ सही जवाब लगाओगे। हे इज द राइट आंसर बनाओगे। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है। चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास कराना है, कीरम काटी है, लिखना है या फिर पोतना है? तो रूप का आभास कराना है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। हाथी, घोड़े, महिष, सांवर, जिराफ समूह, अश्वधारी, अश्वरोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति में कहाँ बनाए गए हैं? नाम मानिकपुर का है, चकधरपुर का है, आदमगढ़ होशंगाबाद का है और मंदसौर का नाम
दिया गया। अगर बात करते हैं हाथी, घोड़ा, माहिर, सांवर, जिराफ समूह, अश्वाही, अश्वधारी और धनुधारी की, तो ये 6 पांकन पद्धति में आदमगढ़ में बनाए गए। सही जवाब होशंगाबाद बनेगा। राइट आंसर्स वी के साथ आपका लग जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है? नाम घोड़े का आखेट है, हाथी का आखेट है, खरगोश का आखेट है या फिर जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है। मित्रों, अगर हम सिंघनपुर की बात करते हैं तो मार्मिक आखेट में क्या चित्रित है? जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। सही जवाब डी के साथ बनता है। 57 नंबर पे चलते हैं। बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? मित्रों, बंदर का है, हिरन का है, कुत्ता का है, बकरी का है। तो बाजार केव में सबसे बड़ा बकरी का दृश्य प्राप्त होता है। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा। घायल भैंसे को तीरों से बांधा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? नाम पंचमढ़ी का है, दामाबाद का है, सिंघनपुर का है, मिर्जापुर का नाम दिया गया। घायल भैंसों को तीरों से बांधा दम तोड़ते हुए दर्शाया गया जो है वो सिंघनपुर में दर्शाया गया। तो आप राइट आंसर सी के साथ लगाओगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाओगे। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। इमली खोह में किसी पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? मित्रों, सांवर का नाम है, बारासिंघा का नाम है, हिरन का नाम है और खरगोश का नाम दिया गया है। तो इमली खोह में जिस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है मित्रों, उसे लोग सांवर कहते हैं। सही जवाब सांवर लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। 60 नंबर क्वेश्चन। मिर्जापुर में किन पशुओं के दृश्य जो है मार्मिक है? नाम गैंडे का शूर है, बारासिंघा है, सांवर है और महिष का नाम दिया गया। मिर्जापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक हैं? गैंडे तथा शूर का दृश्य। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडा देव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? नाम भालू का आखेट है, शेर का आखेट है, गैंडे का आखेट है, हाथी का आखेट नाम दिया गया है। पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडादेव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? शेर का आखेट का दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। तो सी के साथ आप आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आएगा। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? नाम ग्वालियर का है, झांसी का है, भोपाल का है, सागर का नाम दिया गया है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है मित्रों? तो आपके भोपाल क्षेत्र में है। सही जवाब आपका बी के साथ बन जाता है। बी इज द राइट आंसर्स होता है। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? आकर्षक है, रेखांकन है, अलंकारिकता है, प्रकृति चित्रण है। सही जवाब रेखांकन के साथ बैठता है। तो आपको सी के साथ आंसर्स लगाना है। सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। 64 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? नाम गेरुए का है, एक्रेलिक का है, रामरज का है और पेवड़ी का नाम दिया गया। खनिज रंग नहीं है मित्रों, तो एक्रेलिक नहीं है। सही जवाब सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर्स लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर। तराशे गए जो है चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तराशे गए हैं एकदम चमकीले पत्थरों के औजार जो प्रयोग किए गए नवपाषाण या उत्तर पाषाण में। सही जवाब सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगेगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है? भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ, बादामी गुफा है, अजंता है या फिर अडक्कल गुफा है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो आपके इस विकल्प में भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ बनता है। ए के साथ सही जवाब लगता है।